नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी कहानियों और विश्लेषणों में उतरेंगे जो इंसानी स्वभाव के एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी पहलू पर रोशनी डालती हैं। ये किसी को तलवार या जंजीरों से काबू करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा महीन है। ये किसी की अपनी ही सच्चाई पर पकड़ को धीरे धीरे खत्म कर देने के बारे में है। और ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये दिखता नहीं है ना? ये कोई खुला हमला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर किसी के आत्मविश्वास को, उसके यकीन को खोखला कर देती है। एक धीमा जहर जो इंसान को खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर दे। तो आज का हमारा मकसद इसी मनोवैज्ञानिक रणनीति को समझना है जिसे आजकल गैसलाइटिंग कहा जाता है। हाँ, हमारे पास इसके लिए इतिहास के कुछ किस्से हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हैं और कुछ पुरानी कथाएं भी हैं जो इस उलझन को परत दर परत खोलती हैं। और हमारा लक्ष्य सिर्फ परिभाषाएं देना नहीं है, बल्कि उन पैटर्न्स को पहचानना है जो हजारों सालों से इंसानी रिश्तों में मौजूद हैं, चाहे वो कोई शाही दरबार हो या आज के दौर का कोई घर। ठीक है, तो चलिए इस उलझन के धागे को पकड़कर इसे खोलना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही आम, बहुत ही जानी पहचानी भावना से होती है। आपको कोई घटना साफ साफ याद है? हाँ, एक एक डिटेल याद है। आपने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, सब कुछ। लेकिन कोई दूसरा जिस पर आप शायद भरोसा करते हैं बड़ी आसानी से कह देता है, नहीं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हाँ, और वो पहला पल, वो उलझन का पहला एहसास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में दो सच्चाइयां लड़ रही होती हैं। कौन सी दो? एक जो आपकी याददाश्त आपको बता रही है और दूसरी जो वो इंसान बता रहा है। और धीरे धीरे अगर ये बार बार हो तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि शायद मैंने ही गलत समझ लिया। हाँ, या मैं शायद कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हूँ, बात का बतंगड़ बना रहा हूँ। या सबसे डरावना सवाल, कहीं मेरी याददाश्त ही तो कमजोर नहीं हो रही। बिल्कुल। ये जो खुद पर शक है ये अपने आप पैदा नहीं होता, इसे धीरे धीरे सींचा जाता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। फर्क पैटर्न में है। एक बार की गलतफहमी गैसलाइटिंग नहीं है, वो तो किसी से भी हो सकती है। अच्छा। गैसलाइटिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जहां कोई जानबूझकर आपकी याददाश्त पर, आपकी समझ पर हमला करता है। वैसे ये गैसलाइटिंग शब्द सुनने में बड़ा अजीब है। क्या इसका किसी असली गैसलाइट से कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल है। और इसकी कहानी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। ये शब्द 1944 की एक मशहूर फिल्म गैसलाइट से आया है। ओह, एक फिल्म से? हाँ, उस फिल्म में एक पति अपनी पत्नी को धीरे धीरे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो पागल हो रही है। वो रोज शाम को घर की गैस से जलने वाली लाइटें थोड़ी धीमी कर देता है। अच्छा। और जब पत्नी कहती है कि रोशनी कम हो रही है, तो पति कहता है, नहीं तो सब कुछ वैसा ही है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। ओह, तो वो उसकी सच्चाई को ही, जो वो देख रही है, उसे ही नकार देता है। बिल्कुल। वो एक बाहरी ठोस सच्चाई को उसकी दिमागी कमजोरी बताकर खारिज कर देता है। और यहीं से ये शब्द निकला। मतलब ये हमला आपकी याददाश्त पर नहीं है? नहीं, ये आपकी हकीकत की नींव पर है। इसका आखिरी मकसद बहुत सीधा है। क्या है? अगर तुम अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम मेरे दिमाग पर निर्भर हो जाओगे। ये तो बहुत ही चालाकी भरा खेल है ना। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे स्रोत हमें प्राचीन रोम के एक किस्से की तरफ ले जाते हैं। सम्राट टाइबेरियस का दौर था। हाँ, उसका एक भतीजा था जर्मानिकस, एक शानदार जनरल, लोगों का हीरो और बहुत लोकप्रिय। इतना लोकप्रिय कि सम्राट टाइबेरियस को उससे खतरा महसूस होने लगा। सही। वो जानता था कि जर्मानिकस को सीधे सीधे रास्ते से हटाना मतलब बगावत को दावत देना होगा। तो उसने एक बहुत ही टेढ़ा रास्ता चुना। इसने क्या किया? उसने नेयस पीसो नाम के एक आदमी को सीरिया का गवर्नर बनाकर जर्मानिकस के साथ भेज दिया। मतलब उसकी मदद के लिए? कागज पर तो यही था, लेकिन उसका असली काम था उस हीरो को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ना, उसे अंदर से खत्म करना। अच्छा। और पीसो ने अपना काम शुरू कर दिया। जर्मानिकस कोई भी आदेश देता, पीसो उसे या तो मानने से इनकार कर देता या उसमें अड़ंगा डाल देता। वो सैनिकों के बीच जर्मानिकस का मजाक उड़ाता। और जब जर्मानिकस इसका विरोध करता तब तो पीसो ऐसा बर्ताव करता जैसे जर्मानिकस ही मुश्किल पैदा कर रहा है, या वहम कर रहा है, या जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रहा है। मतलब वो जर्मानिकस के हर एक्शन पर एक ऐसा रिएक्शन देता था जिससे जर्मानिकस खुद को ही गलत समझने लगे। हाँ, वो कह रहा था समस्या मेरे काम में नहीं है, समस्या तुम्हारी सोच में है। और ये सिलसिला तब और खतरनाक हो गया जब जर्मानिकस रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गया। उसे लगा कि उसे जहर दिया गया है। लेकिन पिसो भागा नहीं होगा?
नहीं, वो भागा नहीं, वो वहीं रहा, मदद करने का नाटक करता रहा और साथ ही ये भी इशारा करता रहा कि ये बीमारी के लक्षण सिर्फ उसके दिमाग में हैं। सोचकर भी अजीब लगता है, एक महान जनरल जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत चुका था, वो अपने ही दिमाग से लड़ने पर मजबूर हो गया। हाँ, वो जहर के सबूत खोजने के बजाय अपनी समझदारी को बचाने में लग गया। बिल्कुल। और यही तो एक माहिर गैसलाइटर का सबसे बड़ा हथियार है। वो आपको अपने चरित्र का, अपनी समझदारी का बचाव करने में इतना उलझा देता है कि आप उसके व्यवहार की जांच करना ही भूल जाते हैं। मतलब जर्मैनिकस अपने आखिरी दिनों में इस बात का बचाव कर रहा था कि वो पागल नहीं है, जबकि असली हमला उसकी जान पर हो रहा था। उसकी मौत हो गई और इतिहास में ये एक पहेली बनकर रह गया। हैरानी की बात है कि टाइबेरियस और पिसो की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी इतनी जानी पहचानी लगती है क्योंकि ये आज भी होती है। इन कहानियों से जो पैटर्न उभर कर आते हैं वो आज भी हमारे रिश्तों में, दस्तरों में और परिवारों में जिंदा हैं। मतलब रूप बदल गया है पर रणनीतियां वही हैं। बिल्कुल। तो क्या इन रणनीतियों को पहचानने के कुछ खास तरीके हैं? हाँ, कुछ पैटर्न बार बार नजर आते हैं। पहला है जिसे हम पानी की बूंद का असर कह सकते हैं। पानी की बूंद का असर? हाँ, ये कभी भी किसी एक बड़े झूठ से शुरू नहीं होता। ये छोटी छोटी, ना के बराबर लगने वाली बातों से शुरू होता है। जैसे कोई दोस्त आपसे पैसे उधार लेता है और हफ्ते भर बाद जब आप पूछते हैं तो वो कहता है, पैसे? तुमने मुझे कभी पैसे नहीं दिए, तुम भूल गए होगे, जरूर कहीं और खर्च कर दिए होंगे। ये तो बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन अगर ये बार बार हो तो आप अपनी याददाश्त पर शक करने लगते हैं। इसका लक्ष्य आपको अपने ही रिकॉर्ड पर भरोसा करने से रोकना है। एक एक बूंद से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, और ये तो दिमाग है। और कोई दूसरा पैटर्न? एक और बहुत आम पैटर्न है कबीले से अलगाव। मतलब? इसमें मैनिपुलेटर आपको धीरे धीरे आपके दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करता है। वो शायद कहेगा, तुम्हें पता है तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा था, या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें समझते ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझता हूँ। मकसद क्या है? इसका मकसद है आपको अकेला करना, क्योंकि जब तक आपके पास दूसरे लोग हैं जो आपकी सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तब तक आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अकेले पड़ जाएं, तो सच्चाई के लिए आप सिर्फ उसी एक इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। वो आपकी दुनिया का केंद्र बन जाता है। ये तो बहुत भयानक है। और आपने एक तीसरे पैटर्न का भी जिक्र किया था। हाँ, और वो है बदलते नियम, या जिसे कहते हैं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट्स। अच्छा। इसमें जैसे ही आप सबूत के साथ खुद को सही साबित करने के करीब पहुंचते हैं, वो बहस का मुद्दा ही बदल देते हैं। कैसे? मान लीजिए पैसे वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। आप उसे बैंक ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। अब वो ये नहीं कह सकता कि पैसे नहीं दिए। सही है। तो वो कहेगा, देखा, तुमने स्क्रीनशॉट संभाल कर रखा, इसका मतलब है कि तुमने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया। असली समस्या तो तुम्हारा शक करना है, पैसे नहीं। वाह, मतलब गलती पैसों के लेन देन की नहीं, बल्कि उस पर भरोसा न करने की हो गई। बात ही पलट दी। और आप हैरान रह जाते हैं। आप एक सीधी सादी बात सुलझाने आए थे, और अब आप खुद को एक बुरा इंसान साबित होने से बचा रहे हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये रणनीति अक्सर बहुत समझदार, खुद की गलतियों पर सोचने वाले और सहानुभूति रखने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा काम करती है। ऐसा क्यों? ये तो उल्टा लगता है। क्योंकि ऐसे लोग खुद से सवाल करने को एक अच्छा गुण मानते हैं। वो सोचते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, या शायद मुझे दूसरे का नजरिया भी समझना चाहिए। अच्छा। और गैसलाइटर इसी अच्छे गुण का, आपकी इसी सहानुभूति का फायदा उठाता है। वो आपकी इस ताकत को आपके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। रोम की कहानी तो एक व्यक्ति के खिलाफ साजिश थी, लेकिन क्या ये रणनीति पूरे समाज के स्तर पर भी काम कर सकती है? मुझे याद है इन दस्तावेजों में महाभारत का एक जिक्र था। हाँ, और वो एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग। जब द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाता है और उसके सम्मान पर हमला होता है, तो वो न्याय के लिए गुहार लगाती है। वो तर्क देती है, सवाल पूछती है। और कौरव उसके सवालों का जवाब देने के बजाय तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर उसे दांव पर हार चुके हैं, इसलिए अब उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन असली गैसलाइटिंग तो वहाँ कुछ और ही थी। असली गैसलाइटिंग थी वहाँ मौजूद लोगों की सामूहिक चुप्पी। हाँ, जब भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे ज्ञानी और शक्तिशाली लोग, जो धर्म और न्याय के रक्षक माने जाते थे, सिर झुकाकर चुप रह जाते हैं, तो वो अपनी चुप्पी से द्रौपदी को एक संदेश दे रहे होते हैं। क्या संदेश? कि शायद तुम्हारी न्याय की मांग ही गलत है,
शायद तुम ही हद से बाहर जा रही हो। अगर इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग चुप हैं तो जरूर तुम ही कुछ गलत समझ रही हो। मतलब उसके जायज आक्रोश को एक स्त्री का भावुक उन्माद बताकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। जब पूरी सभा की चुप्पी आपके खिलाफ हो जाती है तो आप अकेले पड़ जाते हैं। ये तो ग्रीक मिथक की उस राजकुमारी कैसेंड्रा की कहानी जैसा है। बिल्कुल। कैसांड्रा को सच देखने का वरदान था, लेकिन साथ ही श्राप ये था कि कोई भी उसके सच पर कभी विश्वास नहीं करेगा। जब आपके आसपास का पूरा माहौल, पूरा समाज कहता है कि तुम गलत हो, तो इंसान अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगता है। वो अकेला और भ्रमित महसूस करता है। सही है। गैस लाइटिंग का सबसे शक्तिशाली रूप यही है, जब वो सच बोलने वाले को ही अस्थिर और पागल करार दे देता है। तो इन सब कहानियों और पैटर्न को समझने के बाद सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। अगर किसी को महसूस हो कि उसकी अपनी ही हकीकत पर पकड़ ढीली पड़ रही है, तो उसे वापस कैसे पाया जाए? ये स्रोत कोई सीधी सलाह तो नहीं देते, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक लंगरों मतलब एंकर्स का जिक्र जरूर करते हैं। हाँ, और ये लंगर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये आपको अपनी सच्चाई में वापस जड़े जमाने में मदद करते हैं। पहला जिक्र है चीजों को लिखने का, एक डायरी रखने का। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या मुश्किल है। इसीलिए इसे एक आदत बनाना पड़ता है। डायरी सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, ये उस वक्त आपकी भावनाओं का भी रिकॉर्ड है। अच्छा। गैसलाइटर आपकी याददाश्त को तो झुठला सकता है, लेकिन आपकी लिखी हुई भावनाओं को नहीं। जब आप हफ्ते भर बाद पढ़ते हैं, उस दिन उस बातचीत के बाद मुझे बहुत छोटा, उलझन में और बेवकूफ महसूस कराया गया, तो आप उस भावना को नकार नहीं सकते। मतलब वो डायरी आपकी सच्चाई का एक ठोस लंगर बन जाता है। हाँ, वो एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं कहेगा तुम ज्यादा सोच रहे हो। और दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा एक तरह की चेतावनी है। अगर कोई बातचीत या किसी खास इंसान से हर बातचीत आपको हमेशा उलझन में, चक्कर में और बिना किसी वजह के माफी मांगता हुआ छोड़ देती है, तो उस बातचीत के पैटर्न को पहचानिए और अगर हो सके तो उस बातचीत से हट जाइए। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपनी मानसिक शांति को बचाना सबसे बड़ी जीत होती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, शायद सबसे मुश्किल भी, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना, गट फीलिंग। हाँ, आपका अंतर्ज्ञान, आपकी गट फीलिंग अक्सर किसी स्थिति के गलत होने का एहसास आपके तर्क से बहुत पहले कर लेती है। वो बेचैनी, वो पेट में उठने वाली हल्की सी लहर, वो आपका दिमाग है जो आपको बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, भले ही आपके पास उसे साबित करने के लिए शब्द ना हो। बिल्कुल। लेकिन उस आवाज पर भरोसा करना मुश्किल होता है, खासकर जब कोई दूसरा लगातार कह रहा हो कि तुम्हारी वो आवाज झूठी है। हाँ। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये कला किसी की ताकत छीनने की नहीं है, बल्कि उस इंसान से उसकी ताकत छिनवाने की है। मतलब वो आपको अपनी ताकत खुद अपने हाथों से सौंपने पर मजबूर करता है, और जिस पल आप ये समझ जाते हैं, आप अपनी ताकत वापस लेना शुरू कर देते हैं। जैसा कि कुछ प्राचीन दार्शनिकों का मानना था, पहली आजादी अपनी धारणा पर, अपने नजरिए पर भरोसा करना है। गैसलाइटिंग इसी पहली और सबसे बुनियादी आजादी पर हमला करती है। तो इन सभी कहानियों और विश्लेषणों को खंगालने के बाद ये सब हमें कहाँ छोड़ता है? शायद एक सवाल के साथ जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ बातचीत के बाद आप अक्सर खुद को छोटा, ज्यादा उलझन में या पागल महसूस करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या होगा अगर आप उनसे सच पूछना बंद कर दें और इसके बजाय अपनी याददाश्त पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी अंदर की उस पहली आवाज पर भरोसा करना शुरू कर दें? ये एक शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा, क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे शक्तिशाली शासक वो नहीं थे जो जमीन को नियंत्रित करते थे, वो थे जो विश्वास को नियंत्रित करते थे। वो तय करते थे कि सच क्या है। हाँ, और शायद इतिहास में इंसान की सबसे बड़ी हार किसी लड़ाई में नहीं हुई, वो तब हुई जब उसने अपने ही मन पर विश्वास खो दिया। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो हमारे चैनल गीक शाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की यूजफुल समरी, प्रैक्टिकल टिप्स और आपकी प्रोडक्टिविटी व ग्रोथ से जुड़े कंटेंट लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।
आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।